सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन वर्सेस मिथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी जिंदगी में हमें जरूरत कभी ना कभी जरूर पड़ेगी। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ऐसा ना हो कि स्किप करने के चक्कर में हम कोई इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिस कर दें। तो हम बात करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिन्हें हमें याद रखना है अपने मरीज या प्रियजन को हॉस्पिटल ले जाते समय। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हम हमारे मरीज का इलाज किस माध्यम से कराना चाहते हैं। अमूमन हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि हमारे पास कोई कार्ड हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई हेल्थ कार्ड हो सकता है हमारे पास ईएसआई का कार्ड हो, ईसीएचएस का कार्ड हो, अगर हम बीपीएल के बिलो हैं तो फिर हमारे पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कैश पेमेंट का, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम हार्ड कैश भी दे सकते हैं या तो फिर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस का कार्ड है तो हम प्लीज अपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी रखिए। ईएसआई है तो ईएसआई का कार्ड रखिए, ईसीएचएस है तो ईसीएचएस का कार्ड रखिए। कोई भी कार्ड अपने साथ जरूर कैरी कीजिए। और अगर आपको एडमिशन कराना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी देना होता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा आधार कार्ड। तो ये दो चीजें अपने साथ जरूर रखिए। सेकेंडली, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैश पेमेंट का करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो जिससे आप पेमेंट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। प्लीज नोट कि चेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। चेक्स हॉस्पिटल में नहीं लिए जाते हैं, उसको पेमेंट मोड में नहीं कंसिडर करते हैं। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि हम हमारे मरीज का किस हिसाब से किस पेमेंट मोड के थ्रू एडमिशन कराएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जान ले कि हमारे मरीज को बीमारी क्या है और उसके ऊपर हमारा लगभग कितने का खर्चा हो जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो एक ट्रीटिंग डॉक्टर उस पेशेंट को एग्जामिन करता है, उसके बेसिस पे वो एक डायग्नोसिस बना लेता है कि इस मरीज को ये बीमारी हो सकती है, हमें ये इसके ऊपर इलाज करना होगा, हो सकता है इसे सर्जरी की जरूरत पड़े, हो सकता है उसको सिर्फ दवाइयों की जरूरत पड़े। इस खर्चे के बारे में जानकारी वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब ये जो मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आपको अभी काउंसलर या जो भी फाइनेंशियल काउंसलिंग कर रहा है आपको जो भी बातें बता रहा है उसे संयम से, पेशेंस से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस टाइम में जब फाइनेंशियल काउंसलिंग के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मरीज का लगभग स्टे हॉस्पिटल में कितने दिन का होगा और आपके मरीज के ऊपर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, कौन कौन सी मेडिसिन है जो चलेंगी, उसकी बुनियाद पे आपको एक एस्टिमेट दिया जाएगा। दैट विल बी अ रफ एस्टिमेट। सपोज कीजिए वो आपको बताते हैं कि आपके मरीज को 3 से 4 दिन का स्टे चाहिए होगा, जिसके अंदर आपकी 10-15 हज़ार की मेडिसिन आ गई, आपका रूम रेंट कवर हो गया, आपके नर्सिंग चार्जेस कवर हो गए। उन्होंने आपको एस्टिमेट दे दिया 50 हज़ार का। अब ये 50 हज़ार का उन्होंने आपको एस्टिमेट के अंदर सब कुछ बता दिया कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। वो आपको ये बताएंगे। इस टाइम अगर आप समझते हैं कि आपको 50 हज़ार बहुत ज्यादा आपके ऊपर महंगा लग रहा है, यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, तो यू हैव ऑप्शन टू लोअर इट डाउन। दिस इज द ट्रिक हाउ यू कैन डू इट। सो द ट्रिक इज कि अगर आप अपना एस्टिमेट कम करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत तरह के रूम्स होते हैं, सिंगल भी होते हैं, स्वीट भी होते हैं, मल्टी शेयरिंग भी होते हैं, ट्विन शेयरिंग भी होते हैं। तो आपको जो एस्टिमेट बताया जाता है वो नॉर्मली आपको सिंगल रूम या स्वीट रूम का बताया जाता है। तो आप उन्हें बोलिए कि हमें उस रूम में नहीं रहना, हमें दूसरे शेयरिंग रूम में भी हम रह सकते हैं, जिससे आपका एस्टिमेट 10 to 15% कम से कम हो जाएगा और आप उसे बेटर अवेलेबल कर सकते हैं, बेटर अफोर्ड कर सकते हैं। फाइनेंशियल काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको जो भी मन में सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप फाइनेंशियल काउंसलर के थ्रू से क्लियर करवा सकते हैं। अपने मन में कोई भी शंका मत रखिए, यही एक टाइम है जब आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे तो फाइनेंशियल काउंसलर आपको बोलेगा कि अब आप प्लीज एडमिशन डेस्क पे जाइए और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का शुरू होता है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या जानकारी है जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। तो एडमिशन डेस्क पे जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट से रिलेटेड हमसे जनरल इन्फॉर्मेशन ली जाती है, नाम, एज, एड्रेस वगैरह वगैरह। इस ड्यूरेशन में एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल। कृपया इसे लाइटली मत लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पेशेंट के बारे में जानकारी रखने का। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल एक ऐसे इंसान या एक ऐसे व्यक्ति की देनी है जिसका वो मोबाइल नंबर 24/7 अवेलेबल हो। सेकेंडली, वो पेशेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन या कोई भी टेस्ट की अनुमति कंसेंट फॉर्म पे साइन ना साइन करने की डिसीजंस लेने की सक्षम हो। अब हम हमारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन पेशेंट से रिगार्डिंग दे चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे चुके हैं। अब हमें दी जाएगी एक फिजिकल फाइल
जिसके ऊपर कुछ कागज होंगे, 4-5 कागज होंगे जिसके ऊपर आपसे साइन करने के लिए बोला जाएगा। अब ये चौथी और सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इस वीडियो की कि इस कागज पे साइन करने से पहले कृपया इसे पढ़ लें। बिना पढ़े साइन ना करें, एक एक चीज को पढ़ ले, समझ ले। ये बोला जाएगा कि ये वही सारी चीजें हैं जो आपको समझा दी गई हैं, उसको पढ़ लीजिए। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हमें बताई गई है लेकिन इसमें नहीं लिखी हुई है या हमें किसी और रूप से बताई गई है, कृपया इसको बताइए और उस पॉइंट को जो आपको नहीं लग रहा सही है उसे कट कीजिए। उसके अगेंस्ट जो आपको बताया गया वो लिखिए और उसके बाद अपना नीचे सिग्नेचर कीजिए। मैं आपको फिर दोहरा के बोल रही हूँ कि इस वक्त सिग्नेचर करने का मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि आपको सारी बातें बता दी गई हैं और आप उनसे सहमत हैं, तो इसको प्लीज अवॉइड मत कीजिए। और हाँ, अगर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है उसको पढ़ने या रीड करने में आप सक्षम नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट मांग सकते हैं। जनरली हमारे पास बायलिंगुअल का ऑप्शन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 भाषाओं में लिखे जाते हैं। फिर भी अगर किसी कारणवश उसमें वो पेज उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप पढ़ने में कंफर्टेबल है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज इसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे दे दीजिए जो मैं पढ़ने और रीड करने में सक्षम। और आखिरी में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि हम एक बैलेंस रखें, हम संतुलित रहे, हम संयम से काम लें, जिससे हम हमारे मरीज को लेकर एक सही डिसीजन ले सके और उसको एक अच्छा इलाज दिलवा सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई जब भी इस सिचुएशन में आए उसको कुछ ना कुछ किसी रूप में मदद मिल सके। Stay healthy, stay safe, stay positive.